आपके बीच शरद दुबे। आज से हम एक नया विषय, नया टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, हिंदी, जिसमें हमने शब्द विचार को लिया है। शब्द विचार से आज से हम हिंदी की शुरुआत करेंगे। शब्द विचार में हम देखेंगे शब्द, इनके कितने भेद हैं। पहले हम शब्द को देखें। शब्द क्या है? वर्णों के यादृच्छिक शब्दों के समूह को शब्द कहते हैं। यादृच्छिक का अर्थ होता है स्वतंत्र या ऐच्छिक, अर्थात वर्णों के यादृच्छिक शब्दों के समूह को शब्द कहते हैं जिनका एक अर्थ निकलता हो, अर्थात ऐसे समूह जिनका एक अर्थ निकलता हो, उनको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के मुख्यतः दो भेद हैं। कितने भेद में बांटा है इसको? दो भेदों में। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक या अनेक अर्थ निकलते हों, एक या अनेक अर्थ निकलते हो, उसको क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे जल, जल का अर्थ निकलता है। जल से यदि कहीं पर जल लिखा या किसी ने मांगा है तो हम इससे समझ सकते हैं ये पानी की ओर संकेत कर रहा है। वहीं यदि वज्र को देखें तो वज्र एक एकार्थी अर्थ के रूप में है। इसका अर्थ होता है इंद्र का अस्त्र। वहीं यदि कनक देखें तो कनक अनेकार्थी शब्द है, वज्र एक एकार्थी शब्द है। कनक में कई अर्थ निकलते हैं। कनक को धतूरा भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं, नागेश्वर भी कहते हैं। भाई इसका गेहूं भी अर्थ निकलता है। क्या? गेहूं। गेहूं अर्थ अब गांव में बोलते भी हैं, आप लोग भी कई बार सुना भी होगा, कनु का। कहीं पर डले होते हैं तो बोलते हैं कनु का डले हैं। तो ये जो कनक है ये गेहूं के लिए भी अर्थ है इसका। ठीक है भाई। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता, इनका अर्थ निकलता है, इनका अर्थ नहीं निकलता, अर्थात जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता, वहां पर निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन यह जो निरर्थक शब्द हैं, जब ये सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो सार्थक शब्द की व्यापकता बढ़ जाती है। जैसे चाय बाय, आमने सामने। देखो चाय क्या एक सार्थक शब्द है। भाई बाय को देखो, बाय क्या एक निरर्थक शब्द है। जब ये चाय के साथ बाय प्रयोग किया गया तो ये अर्थ एक व्यापक रूप में प्रयोग होने लगा। यदि कोई आता है तो हम बोलते हैं चाय बाय पियोगे, तो इसी तरीके से ये बाय जो है वो निरर्थक शब्द है। यहीं पर देखो आमने सामने। आमने सामने, ये देखो कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यहां पर जो आमने शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं है, स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन ये सार्थक शब्द के साथ प्रयोग हुआ है, इसका एक व्यापक अर्थ निकालने लगता है समाज में। ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला? आमने ये निरर्थक शब्द है और यहां पर बाय निरर्थक शब्द है जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण, सार्थक शब्दों को 4 वर्गों या आधारों में वर्गीकृत किया गया है। यहां पर देखो कौन कौन से आधार हैं। एक तो है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा है उद्गम या स्रोत के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर, अर्थ या प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर। चौथा परिवर्तन है। भाई हम देखें, इन्हीं को अंदर भी कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया, जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ में वर्गीकृत है। भाई उद्गम या स्रोत के आधार पर देखें तो इसको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर या मिश्रित में वर्गीकृत किया गया है। भाई अर्थ के आधार पर देखें, अर्थ के आधार पर यदि हम देखें तो एकार्थी अर्थ, अनेकार्थी अर्थ, पर्यायवाची और विलोम शब्द। भाई प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर यदि हम देखें तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इनको हम आगे पढ़ेंगे भी। बस आप यहां पर ये याद रखो, इसके जो सार्थक शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 वर्गों या आधारों में वर्गीकृत किया गया। पहला देखें व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर। इस आधार पर 3 भेद किए गए हैं। कितने? 3 भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक या योग रूढ़। रूढ़ शब्द को देखें, वे शब्द जो किसी एक ही निश्चित परंपरा
पर प्रयुक्त होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं होते, इन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। क्या? मूल शब्द कहते हैं। जैसे कमल, झरना, पानी। देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। निश्चित परंपरा पर प्रयुक्त होते हैं, सार्थक खंड नहीं होते, इनके सार्थक खंड नहीं होते। यदि हम पानी को लें, पा को अलग कर दें, प्लस नी को कर दें, तो क्या इन दोनों का खंड होने के बाद अर्थ निकलता है? नहीं निकल रहा है। तो यहीं पर यह बोला गया है सार्थक खंड नहीं निकलते, उनको क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। मूल शब्द क्या है? पानी। जहां पर खंडित करने पर अर्थात अलग अलग करने पर शब्दों का अर्थ ना निकले, वहां पर रूढ़ शब्द होगा। वहीं हम देखें यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, या दो से अधिक शब्द या किसी मूल शब्द में उपसर्ग जोड़कर या धातु में प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। देखो यौगिक शब्द जो है वो दो से अधिक शब्दों से बनेगा, दो से अधिक शब्दों से बनता है। भाई यदि कोई मूल शब्द है उसमें उपसर्ग जोड़कर, भाई देखो दूसरी बात, धातु में प्रत्यय जोड़कर भी क्या बनाया जा सकता है? यौगिक शब्द को बनाया जा सकता है। जैसे गंगा जल लिखा है यहां पर, गंगा और जल को यदि हम अलग करते हैं, गंगा और जल को अलग किया हमने, तो यहां पे ये देखो गंगा भी एक अर्थ निकलता है गंगा का और एक जल का भी निकलता है। यही यहां पर कहा गया है दो से अधिक शब्द, एक शब्द ये, दूसरा ये, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो से अधिक शब्दों के मेल से, ठीक है, अर्थात योग से। भाई दूसरी बात देखो दूध वाला, दूध वाला देखो यदि हम दूध वाले को अलग करते हैं, दूध को, यहां पे दूध देखो, दूध शब्द है ये, दूसरा है बाला। बाला का कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यह दूध के साथ प्रयोग किया गया है। किस रूप में प्रयोग किया गया है? प्रत्यय के रूप में। धातु में प्रत्यय जोड़कर भी यौगिक शब्द बनाए जा सकते हैं। दूध में बाला जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या निकल गया? दूध बाला। भाई यदि हम निराशा शब्द को देखें, निराशा में मूल शब्द क्या है? आशा। भाई हम नी, इसमें क्या जोड़ दिया? उपसर्ग। इसमें प्रत्यय जोड़ा है, इसमें उपसर्ग जोड़ दिया। नी उपसर्ग जोड़ने से क्या होगा? निराशा। तो यहीं पर यह कहा गया है प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ने पर क्या बनते हैं? यौगिक शब्द बनते हैं। भाई रूढ़ यौगिक देखें, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी अन्य किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं, अर्थात इनका एक अन्य अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है, वे वहां पर क्या कहेंगे? रूढ़ यौगिक कहेंगे। जैसे पंकज, चंद्रशेखर, बागीश, इनको समझें। पंकज ये शब्द है, पंकज ये किसी दूसरे अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है। पंकज का अर्थ होता है कमल। पंक प्लस जा, यदि हम इसको अलग करें, पंक प्लस जा, पंक प्लस जा, पंक यानी कीचड़, जा यानी जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। भाई यदि हम जलज को देखें, जलज, जलज, जल को अलग कर दें और जा को अलग कर दें, तो जल यानी पानी और जा यानी जन्म लेने वाले, अर्थात जल में जन्म लेने वाले, ये सिंगाड़े को प्रदर्शित करता है। भाई चंद्रशेखर को देखें, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, उसको चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्र है शिखर पर जिसके, किसके शिखर पर चंद्र है? शिव भगवान के, अर्थात शिव भगवान को प्रदर्शित कर रहा है ये शब्द। भाई यदि बागीश को देखें तो बागीश यानी वाणी की ईसा है जो, अर्थात वाणी की ईसा यानी वाणी की ईश्वर है जो, कौन है? मां सरस्वती। ये मां सरस्वती को प्रदर्शित कर रहा है ये शब्द। तो मैंने आपसे बस यही कहा है आज के दिन, शब्द कितने भेद हैं? दो। वहीं सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर, उद्गम या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वहीं प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर।
व्युत्पत्ति संरचना के आधार पर भी तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द कौन है? वे शब्द जो एक निश्चित परंपरा पर प्रयुक्त होते हैं, जिनके खंड करने पर अर्थ नहीं निकलते, जैसे पानी, झरना, कमल। भाई यौगिक शब्द, यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्द या किसी मूल शब्द में उपसर्ग या धातु में प्रत्यय जोड़कर भी यौगिक शब्द बनाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी बात, रूढ़ यौगिक ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी अन्य विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं, अर्थात एक अन्य अर्थ देते हैं, वहां पर रूढ़ यौगिक होंगे। जैसे पंकज चंद्रशेखर बागीश, यदि कहीं पर ऐसा शब्द आता है जो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है और यौगिक शब्द भी लगता है, यह यौगिक शब्द हो सकता है, लेकिन बहुब्रीहि शब्द अर्थ निकलता है, यदि किसी विशेष अर्थ उससे निकल रहा है तो वह शब्द रूढ़ यौगिक ही होगा, यौगिक शब्द नहीं होगा, यह याद रखना। ठीक है, आज हमने शब्द विचार को पढ़ा, अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।